माधुरी ने हमारे मालवीय नगर की बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर वाले ऑफिस के लिफ्ट में एक मेटाफोरिकल मैसेज लगाया हुआ था, जिसमें लिखा था, सक्सेस की सीढ़ियां चढ़िए। हमने अवेलेबल स्पेस में से 5000 स्क्वायर फीट की आधी जगह ली थी और 2019 की शुरुआत में हम इस ऑफिस में आए थे। इस ऑफिस की सबसे खास बात यह थी कि इसकी बाउंड्री उस आर्य समाज से टच होती थी जिसे मेरे दादाजी ने बनाया और अपने आखिरी दिन तक चलाया था। और लैंडलॉर्ड, जो अक्सर टेनेंट्स के सामने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, उन्होंने मुझे ये जगह इसलिए रेंट पर दी थी क्योंकि वो मेरे दादाजी की बहुत इज्जत करते थे। मेरा दिल जानता था कि ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। वापस हम लिफ्ट पर लगे उस मैसेज पर आते हैं, जो मोटिवेटिंग वर्ड प्ले था। हम सही में लोगों को सीढ़ियों से आने के लिए कह रहे थे। हमारा एजेंडा था कि हम लिफ्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट सेव कर सके और एम्प्लॉइज का चाय सुट्टा ब्रेक पर जाना मुश्किल कर सके। शुरुआत से हम क्लियर थे कि हमें कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है, और अगर हमारे बैंक में पैसा पड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे फालतू में उड़ाएं। एक और चीज जिसका मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था वो थी टीम का साइज। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था कि अगर आप एक टेक कंपनी है और बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा लोग हायर कर रहे हैं, तो ये एक साइन है कि आप ऑपरेशन हैवी नॉन टेक बिजनेस हैं। जब हम आधे फ्लोर पर थे तब हमारी टीम कुछ 60 लोगों की थी, और जब हमने पूरा फ्लोर लिया तब हमारी टीम 125 लोगों की हो चुकी थी। इसके बाद जब हमने अगली बिल्डिंग में टेक ऑफिस सेटअप किया तब हम वहां 60 इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे थे, और इस दौरान मैं कुछ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था। बैंक मतलब जगन्नाथ का रथ। मैंने एक बैंकर के रूप में अपनी ज्यादातर जिंदगी गुजारी थी, और एक चीज जो मुझे अच्छे से समझ आई थी वो ये थी कि बैंक्स साइलोज में काम करते थे। बैंक एक जगन्नाथ का रथ है जहां सब एम्प्लॉइज हाथ लगाकर खड़े हैं। चला कौन रहा है पता नहीं। मैं बैंकर से इसलिए नफरत करता था क्योंकि दूसरे सारे प्रोफेशन अपने कस्टमर्स को खुश करने में लगे हुए हैं, वहीं पर बैंक्स उनका बिजनेस कस्टमर्स को इंटिमिडेट करने के प्रिंसिपल पर चला रहे थे। अगर आप किसी ब्रांच में जाते हैं और लोन मांगते हैं तो आपको सिर से पैर तक इंस्पेक्ट किया जाएगा और एक क्विक जजमेंट पास किया जाएगा। इंग्लिश नहीं आती, चप्पल पहनिए, कैसे कपड़े पहने, यही कुछ चीजें होंगी जो बैंक मैनेजर आपको देखकर सोच रहा होगा। कस्टमर किंग होता है, ये उनके लिए शायद सिर्फ कहने की बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अगर आपको लोन नहीं देना चाहते होंगे तो वो डायरेक्ट मना नहीं करेंगे। वो अपनी फैंसी इंग्लिश में कहेंगे कि इंटरनल रिस्क डिपार्टमेंट ने आपके केस को फ्लैग कर दिया है, या ऑडिटर अलाउ नहीं कर रहे, या फिर वो पूरा ब्लेम आरबीआई के ऊपर डाल देंगे। मैं ये तक कह सकता हूं कि अगर आपका सामना एक बैंकर और सांप से एक साथ हो तो आप बैंकर को लठ मार दें। इससे आपके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरी भारत पे को बनाने की फिलॉसफी यही थी कि कस्टमर को इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, और बिना किसी बायस के इजी डेटा की मदद से उन्हें फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज थी जो एक एल्गोरिदम पर काम करने वाला टेक प्रोडक्ट कर सकता था। भारत पे के बाद मैंने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किए थे। मुझे भरोसा था कि बैंकिंग हमेशा एक सर्विस रहेगी, जबकि फिनटेक एक प्रोडक्ट होने की वजह से कस्टमर्स के लिए बेहतर काम कर सकता है, और वो ज्यादा स्केलेबल भी है। और तो और बैंकर्स उतनी जल्दी टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते जितनी जल्दी फिनटेक्स फाइनेंस और बिजनेस सीख सकते हैं। लैंडिंग प्रोडक्ट। अप्रैल 2019 की शुरुआत में हमने सबसे प्योर लैंडिंग फिलॉसफी, जिसे कैश फ्लो डिस्काउंटिंग कहते हैं, पर बेस्ड एक लैंडिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया। हमें रियलाइज हो गया था कि इंडिया के मर्चेंट्स बहुत परेशान हैं, न सिर्फ उनके कम मार्जिन की वजह से बल्कि एक और चीज की वजह से भी। वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट ऑफर कर रहे थे, लेकिन जब उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात आती तो उन्हें फॉर्मल सेक्टर में कोई बोरोइंग ऑप्शन नहीं मिलता। बैंक को दुकानदार पर क्रेडिट कार्ड मशीन लगानी है और करंट अकाउंट बेचना है, लेकिन कोई लेंडिंग तो है ही नहीं। इसकी वजह से वो उन लोन शार्क के पास फंस जाते हैं जो उनसे महीने का 3 से 4% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ऐप के अंदर ही एक लैंडिंग प्रोडक्ट बना दिया, क्योंकि मैं उसे एक प्रोडक्ट की तरह ऑफर करना चाहता था, ना कि एक सोल्यूशन की तरह। चूंकि हम मर्चेंट के कैश फ्लो के अंदर थे, इसलिए हमें पता था
कि वो हर महीने कितना बिजनेस कर रहे थे और फिर उसके बेसिस पर हमने उन्हें महीने के 2% पर लेंड करना शुरू कर दिया। और हमारे केस में इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि हमें हमारा पैसा कलेक्ट करने के लिए महीना खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। हम एक ऑटोमेटेड तरीके से मर्चेंट के क्यूआर में आने वाले अमाउंट में से रोज कलेक्ट कर लेते थे। इसके हिसाब से भारत पे क्यूआर पर अगर कोई मर्चेंट दिन के 1,000 रुपए के पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो वो अब इसके बेसिस पर 1 लाख का लोन ले सकता था, जिसे वो 1 साल में रीपे कर सकता है। इस दौरान रोज उसके 400 रुपए डिडक्ट होते रहेंगे और संडे के दिन कोई डिडक्शन नहीं होगा। पहली बार दुकानदार को भारत पे क्यूआर कोड पर अपने बिजनेस के बेसिस पर लोन मिल रहा था और यही लोन उस सेम क्यूआर के ट्रांजैक्शन से ऑटोमेटिक रीपे भी हो रहा था। मेरी फिलॉसफी सिंपल सी थी और वो ये कि अगर आप कुछ फंडामेंटल बिल्ड करते हो और मार्केट उसे अडॉप्ट करता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू लाइफ टाइम रहेगी। और इसी प्रिंसिपल पर हमने क्यूमुलेटिवली $1 बिलियन डिसबर्स किए, जिस पर हमने 48% का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR कमाया, क्योंकि हमारी कलेक्शन डेली हो रही थी। लॉन्च के सिर्फ 12 महीने में ही हमने पूरे इंडिया से लाखों मर्चेंट्स एक्वायर कर लिए थे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को इंडस्ट्री के लिए 0 कर दिया और हम 48% का IRR कमा रहे थे। हमारे कलेक्शन रेट्स भी उन प्लेयर्स से काफी ज्यादा थे जो इस बिजनेस में कई सालों से थे। इस समय तक मैंने हर 6 महीने में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का माइंडसेट बना लिया था और उसके साथ यह भी ध्यान रखा कि इन प्रोडक्ट्स को हाइपर स्केल करने के लिए हमारे पास सही लोग हों। मैंने NBFC या बैंकिंग की दुनिया से लोगों को हायर नहीं किया, बल्कि ध्यान रखा कि मैं उन लोगों को हायर करूं जो इस बिजनेस को लेकर पैशनेट हों।